Hello students, this is our next topic, that is accounting principles. So let us start. Theory base of accounting. Theory base of accounting consists of principles, concepts, convention, rules and guidelines developed over a period of time to bring uniformity and consistency to the process of accounting in order to enhance its utility to various users of accounting information. अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन वो बेसिक जनरल गाइडलाइंस हैं या फिर प्रिंसिपल, वो सारे कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन और रूल्स हैं जिसको हम अपने अकाउंटिंग प्रोसेस में फॉलो करते हैं और जिसकी वजह से यूज़र्स को ईजिली समझ में आ जाता है कि हमें किस तरीके से अकाउंटिंग करनी है. तो जनरली द इंस्टीट्यूट ऑफ इन एडिशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया also constitute the theory base of accounting. ICAI Institute of Chartered Accountants of India ने भी थ्योरी, कुछ थ्योरीज दी हैं, वो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है. सो लेट अस स्टार्ट. अकाउंटिंग प्रिंसिपल. तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल इन शॉर्ट, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर दोज जनरल गाइडलाइंस विच हेल्प्स इन अकाउंटिंग प्रोसेस. जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हम अकाउंटिंग में यूज़ करते हैं वो सारे प्रिंसिपल्स हमारे क्या कहलाते हैं? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहलाते हैं. नेचर, फीचर क्या है इसका? फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस. फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस. अकाउंटिंग प्रोसेस के फीचर, प्रिंसिपल्स के फीचर्स क्या होते हैं? नंबर वन, ये क्या होता है? ये दीज आर द यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स. ये सारे अकाउंटेंट्स के लिए सेम होता है, ईजिली अंडरस्टैंडेबल होता है, मतलब आप इसको ईजिली समझ सकते हो. इसकी टेक्निकल वर्ड्स जो होते हैं वो ईजिली अंडरस्टैंडेबल हैं. नंबर टू, these principles are man-made and derived from the experimentation. Generally जिस तरीके से scientific principles apply किए जाते हैं, scientific experiments होते हैं और उन experiment के based principles बनते हैं, तो इस तरीके से आपके commerce में भी सारी चीज़ें experimental based हैं. ओके और ये man-made, generally accounting principles आपके man-made हैं. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर नॉट स्टैटिक एंड नॉट बाउंड टू चेंज विद द टाइम टू टाइम. ये जनरली टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं. दैट मीन्स कि जिस तरीके से आपका फ़ोन टाइम टू टाइम अपडेट होता रहता है, सारे ऐप्स अपडेट होते रहते हैं, उसी तरीके से ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी क्या होते हैं? स्टैटिक नहीं होते, फिक्स नहीं होते. ये क्या होते हैं? टाइम टू टाइम अपडेट होते रहते हैं. इनको जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी बोला जाता है क्योंकि इसकी इन्फॉर्मेशन यूज़र के अकॉर्डिंग होती है, रेलेवेंट होती है, यूज़र के रेलेवेंट होती है और इनका कुछ ऑब्जेक्टिव होता है. ये पर्सनल जजमेंट से रिलेटेड नहीं होती, इसमें पर्सनल बायस नहीं होते. और फ्लेक्सिबिलिटी, ये प्रिंसिपल कॉम्प्लेक्स नहीं होते, बहुत ईजी होते हैं, इसीलिए ये क्या होते हैं? ये सारे इसके फीचर्स हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और एजम्पशन. अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और अकाउंटिंग एजम्पशंस वो होते हैं जिसको अकाउंटेंट अपनी नॉर्मल अकाउंटिंग में यूज़ करता है. एज एन अकाउंटेंट जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हम यूज़ करते हैं उसी को हम बोलते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड एजम्पशन. तो कितने हैं? देयर आर 9 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट. नंबर 1 इज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, अक्रूअल कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट. लास्ट वन इज डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट. तो ये सारे वन बाय वन हम पढ़ेंगे आज. नंबर 1, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट. As this concept, it is assumed that business will continue to exist for a long period in the future. The transaction recorded in the books of the business on the assumption that it is continuing enterprise, and this concept that we record fixed asset at their original cost and depreciation is charged on these assets without reference to their market value. गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि बिजनेस जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो हम ये अज्यूम करेंगे कि बिजनेस हमारा लाइफ टाइम तक चलेगा. मीन्स जब तक हम रहेंगे तब तक बिजनेस भी चलेगा. इन दैट केस एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट देयर बुक वैल्यू, नॉट एट मार्केट प्राइस. इस कंडीशन के लिए हमें जो भी एसेट हम यूज़ कर रहे हैं उसको हमेशा बुक वैल्यू पे नोट डाउन करेंगे, मार्केट प्राइस पे नहीं करेंगे. नॉर्मल वर्ड्स जो अभी बुक वैल्यू, मार्केट प्राइस, ये सारी चीज़ें आ रही हैं, ये हम आगे अभी पढ़ेंगे वन बाय वन. बस इतना जानिए. गोइंग कंसर्न कंसेप्ट वो होता है कि हमें जब भी अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो हमें ये अजम्पशन लेके नहीं चलना है कि ये बिज़नेस हमारा कल बंद हो जाएगा या फिर नेक्स्ट ईयर हम इसको क्लोज डाउन कर देंगे. हम जब भी बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो हम ये समझेंगे कि हमारा बिज़नेस लाइफ टाइम के लिए रन करेगा. मीन्स बिजनेस विल रन अप टू अनलिमिटेड पीरियड. नेक्स्ट पॉइंट इज कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट. कंसिस्टेंसी मीन्स एक जैसा, यूनिफॉर्म सेट ऑफ कॉन्सेप्ट. तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट ये कहता है, दिस कॉन्सेप्ट स्टेट दैट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड शुड रिमेन कॉन्स्टेंट फ्रॉम वन ईयर टू अनदर. मीन्स
आपको कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट में क्या करना है, इस कॉन्सेप्ट को लेके चलना है कि जब भी हम रूल्स एंड रेगुलेशंस या फिर प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट बना रहे हैं तो वो एक बार बना लिया वो लाइफ टाइम के लिए हो गया। हर साल हमें अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज नहीं करने हैं। देयर शुड नॉट बी engaged from 1 year to managed from 1 year to another year in order to enable the management to compare profit and loss account and balance sheet of the different periods and draw important conclusion about the working of an enterprise. Means consistency concept का basic rule ये है कि the rules and regulations regarding business must be consistent and should not be changed year by year. हर साल हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस अपने बिजनेस के चेंज नहीं करने हैं। जो एक बार रूल्स एंड रेगुलेशंस बन गए वो लाइफ टाइम के लिए हो गए। दिस शुड नॉट बी चेंजेस। मीन्स every year if a company starts its business from 1st April to 31st March, it means every year it should follow that rule. अगर हर साल आपका स्कूल मार्च में फाइनल एग्ज़ाम्स, एक बार फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं मार्च में जो आपके, तो स्कूल जो है हर बार आपके फाइनल एग्ज़ाम्स मार्च में ही कराती है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने स्कूल के टर्म में या फिर स्कूल ने कभी भी दिसंबर में अपना फाइनल एग्ज़ाम्स लिया हो या फिर सितंबर में अपने फाइनल एग्ज़ाम्स लिए हों? ये दिस इज़ अ रूल एंड इट इज़ फॉलोड बाय ईयर। ये हर साल हमें फॉलो करना होता है। accrual concept is used for the transactions. जनरली ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए accrual concept होता है। accrual concept says that the transaction related to that particular year should be recorded at one place. Means जिस साल का आपका ट्रांजेक्शन है उसी ईयर में आप रिकॉर्ड करो। It provides the appropriate information about the performance of a business enterprise as compared to cash basis. और accrual basis कहता है कि जिस साल का ट्रांजेक्शन है आप उसी साल में उसको रिकॉर्ड करो, और नेक्स्ट ईयर का ट्रांजेक्शन आपको प्रीवियस ईयर में नहीं लिखना है। ओके आप और अब जब भी आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हो, व्हेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर डन, इट शुड बी इन कैश और एंड क्रेडिट बेसिस बोथ। जब भी आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करो तो सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन को नहीं रिकॉर्ड करना है, आपको क्रेडिट ट्रांजैक्शन को भी रिकॉर्ड करना है। अगर आप बिजनेस चला रहे हो तो सिर्फ आपका जितना सेल हुआ है, चाहे वो कैश बेसिस में हो चाहे वो क्रेडिट बेसिस में हो, दोनों को आपको रिकॉर्ड करना है। सिर्फ कैश मिल गया दैट इज़ नॉट सफिशिएंट। तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो नोन एज मैचिंग कॉन्सेप्ट, इसको मैचिंग कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट वन इज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट बिजनेस इज ट्रीटेड एज यूनिट सेपरेट फ्रॉम डिस्टिंक्ट फ्रॉम हिज ओनर, क्रेडिटर्स, मैनेजर्स एंड अदर्स। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस और ओनर दो अलग अलग लोग हैं। बिजनेस का अपना एग्जिस्टेंस है और ओनर का अपना एग्जिस्टेंस है। These both are two separate entities. In other words, the owner of a business is always considered as a distinct and separate from the business. बिजनेस का ओनर बिजनेस से हमेशा अलग रहेगा। अगर एक बिजनेसमैन बिजनेस चला रहा है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे वो क्या कर रहा है, बिजनेसमैन की एक अलग आइडेंटिटी है अपनी और बिजनेस की अलग। जैसे आपने देखा होगा बिजनेस रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री अंबानी का है, तो अंबानी का अपना अलग एग्जिस्टेंस है और वो रिलायंस का अपना एक एग्जिस्टेंस अलग है। दैट मीन्स बोथ हैव सेपरेट लीगल एंटिटीज, दोनों अलग अलग लोग हैं। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ये कहता है ओनली दोज ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग विच आर केपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। जो ट्रांजेक्शन पैसे में रिकॉर्ड कर सकते हैं, सिर्फ कन्वर्ट हो सकते हैं, सिर्फ उनको ही हमें बिजनेस में रिकॉर्ड करना है। दोज ट्रांजेक्शन विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इन टू मनी आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स में वो सारी चीज़ें नहीं रिकॉर्ड करनी है जो कि हमारा पैसे में कन्वर्ट ना हो सके। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। जो ट्रांजेक्शन मनी में मेजर कर पाओ सिर्फ उसको ही रिकॉर्ड करना है। Accounting period concept state that as the business is intended to continue indefinitely for a long period, the true result of a business operation can be ascertained only when the business is completely wound up. Accounting period कब क्या होता है? Accounting period concept कहता है कि आपको क्या करना है, आपको बिजनेस जिस दिन चलाना है, जैसे अकाउंटिंग पीरियड आपका हर साल एक है तो आपको अकाउंटिंग पीरियड वही रखना है। मीन्स आप 12 मंथ्स का एक अकाउंटिंग पीरियड रखते हो तो आपको अकाउंटिंग पीरियड 12 मंथ्स का ही रखना है। ये नहीं कि फर्स्ट ईयर में आपने 12 मंथ्स का रखा, नेक्स्ट ईयर आपने 15 मंथ्स का रखा, तो ये कंसिडरेबल नहीं होगा।
तो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट कहता है कि आपको जो है सारे बिजनेस का लाइफ टाइम का जो ट्रांजैक्शन है उसको अलग अलग जो है ईयर में डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है। मींस अगर आप फर्स्ट डे से लेके लास्ट डे तक बिजनेस का सिर्फ एक रिकॉर्ड रखोगे तो वो आपके लिए बहुत लेंदी और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बिजनेस ने कहा, इस कॉन्सेप्ट में कहा गया है कि द लाइफ टाइम ऑफ अ बिजनेस इज डिवाइडेड इंटू 1 ईयर। हर साल को एक अलग अलग बांट लो। जैसे आपने स्कूल जिस दिन से स्टार्ट हुआ है वह उस दिन से लेके आज तक का जो भी रिकॉर्ड है वो ईयर बाय ईयर मेंटेन किया जाता है। बट अगर हम डे फर्स्ट से लेके आज तक का रिकॉर्ड सिर्फ एक बार में प्रिपेयर करें तो इट इज़ वेरी रिस्की एंड इट इज़ वेरी लेंदी प्रोसेस। तो वो अकाउंटिंग में कहा गया है कि अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट आप जो है जितने भी लाइफ टाइम है जो बिजनेस की उसको 1 ईयर में डिवाइड कर लो। हर साल का अलग अलग ट्रांजेक्शन और ईयर बाय ईयर अगर आप रिकॉर्ड कर लोगे तो वो ट्रांजेक्शन आपके लिए ईजी हो जाएगा। कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि द एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स when at that price in which they are acquired, means the assets of the books can be recorded at their book value, not at market price. आपको एसेट चाहे जितने आपको एसेट मार्केट में अगर लेने चाहते हो तो वो क्या होता है, जब आप लेने जाओगे तो जिस रेट में आपको मिला है आपको वो रेट अपनी बुक्स पे मेंशन करनी है। मार्केट में इसकी कोई भी वैल्यू हो, डजंट मैटर। एग्जाम्पल दिया है, if we purchase a building of 20 lakh, it would be recorded in the books of figure 20 lakh. Market value of a business will be recorded. अगर आप कोई बिल्डिंग खरीदने चाहते हो और वो आपको 20 लाख में मिली है बट मार्केट में उसकी जो है कॉस्ट जो है 30 लाख है या फिर 60 लाख है, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप 60 लाख अपनी बुक में शो करोगे। आपने कितना पे किया है, आपने 20 लाख पे किया है, तो यू हैव टू रिकॉर्ड 20 लाख इन योर बुक्स। दैट इज कॉल्ड कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। मतलब आपको एसेट को अपनी बुक में उसी रेट में लिखना है जिस रेट में वो आपको मिली है। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड ये आपका डबल एंट्री सिस्टम भी कहलाता है। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट सेज दैट एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैविंग अ डुअल एस्पेक्ट, हर बिजनेस ट्रांजेक्शन का डबल इम्पैक्ट पड़ता है। वन इज रिलेटेड टू क्रेडिट एंड वन इज रिलेटेड टू डेबिट, जिसमें से एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है, राइट। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, जब भी आप क्या करते हो, सामान लेने चाहते हो तो पैसे देते हो और आपके पास सामान आता है, कुछ आपके पास से जाता है और कुछ आपके पास आता है, तो ये क्या हुआ, ये डुअल एस्पेक्ट हुआ, ठीक है। सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सेलर के पास पैसे आते हैं और सेलर के पास से सामान जाता है। दिस इज कॉल्ड डबल इम्पैक्ट। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट सेज दैट एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इम्पैक्ट्स टू एस्पेक्ट्स टू इफेक्ट टू एस्पेक्ट। ओके, आपने इससे पहले एक सिस्टम पढ़ा था, एक फॉर्मूला पढ़ा था, एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, या फिर कैपिटल इज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। दोनों फॉर्मूला एक ही है। इसको ये क्या है, एसेट आप खरीदते हो तो एसेट्स किससे खरीदते हो, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट्स में लाइबिलिटी और कैपिटल दोनों इंक्लूडेड होते हैं। रेवेन्यू कॉन्सेप्ट और रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। रेवेन्यू मीन्स द अमाउंट विच इज एडेड टू द कैपिटल एज अ रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। रेवेन्यू इज अर्न बाय द सेल ऑफ गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विस। रेवेन्यू कॉन्सेप्ट क्या कहता है, रेवेन्यू कॉन्सेप्ट कहता है, पहले ये जान लीजिए रेवेन्यू है क्या। रेवेन्यू मतलब जो हम गुड्स एंड सर्विसेज सेल करते हैं उससे होने वाली इनकम इज अ रेवेन्यू। रेवेन्यू इज अर्न बाय sale of goods and providing service. Concept of revenue recognition determines that particular period in which revenue is realized. Revenue is deemed to be realized when the title of ownership of goods has been transferred. देखिए, इस रेवेन्यू कॉन्सेप्ट और रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या है, इसका मतलब ये है कि जब भी आप गुड्स का ओनरशिप ट्रांसफ़र कर देते हो तो उसको आपको रिकॉर्ड कर लेना है अपनी बुक में। मींस आपने कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज सेल कर दी, अपनी ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दी, उस दिन आप अपनी बुक्स में उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर लोगे। डजेंट मैटर कि आपको पैसे मिले हैं या नहीं मिले हैं। दिया है फॉर एग्जाम्पल, रेंट ऑफ मंथ 2015 रिसीव्ड इन अप्रैल 2015। मार्च का रेंट आपको अप्रैल में मिला तो आप 31 मार्च के दिन ही रिकॉर्ड कर लोगे कि मुझे रेंट मिल गया है। क्यों? क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफ़र हो चुकी है, राइट। मैचिंग कॉन्सेप्ट, here comes the next matching concept. This is very important for correct determination of net profit. According to this concept, it determines the net profit of the business operation. All costs are applicable to revenue of the period should be charged against the revenue. According to matching concept, with the revenue which should be recognized and their cost is incurred for generating that should be recognized.
मैचिंग कॉन्सेप्ट का बेसिक ये है कि मैचिंग कॉन्सेप्ट में जितने भी रेवेन्यूज़ और इनकम्स पर्टिकुलर ईयर से रिलेटेड होते हैं वो उसी ईयर में लिखे जाएंगे. मींस द ट्रांजैक्शंस ऑफ 2019 विल बी रिकॉर्डेड इन 2019 ओनली. मींस आपका जो भी ट्रांजैक्शन एक पर्टिकुलर ईयर से रिलेटेड होगा वो सारे ट्रांजैक्शंस को आप उसी ईयर में रिकॉर्ड करोगे. नेक्स्ट ईयर में आपको उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, क्योंकि अगर आप उस किसी भी ट्रांजैक्शंस को दूसरे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हो तो इसका ये मतलब है कि वो प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर दोनों को इफेक्ट करता है. ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट क्या होता है? दिस कॉन्सेप्ट इज रिक्वायर्ड दैट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट शुड बी रिकॉर्डेड इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस. ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट कहता है कि आपका जो ट्रांजेक्शन्स आप रिकॉर्ड कर रहे हो वो ऑब्जेक्टिविटी बेसिस पे ऑब्जेक्टिव मैनर पे होना चाहिए. मीन्स आपके साथ किसी भी तरीके की किसी भी पर्सन के लिए क्या नहीं होना चाहिए, पर्सनल बायस नहीं होना चाहिए. अकाउंटेंट को अपना जो है पर्सनल किसी से दुश्मनी नहीं निकालनी चाहिए. इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो कि आप किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए. It is possible only each transaction is supported by verifiable documents. Means जब भी आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हो तो उनके साथ आपका प्रॉपर प्रूफ होना चाहिए. बिना प्रूफ के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के बाद क्या होता है, प्रॉब्लम हो जाती है फ्यूचर में कि कभी कभी क्या होता है कि पेन स्लिप या फिर इनवॉइस नहीं सेटअप है. इसका मतलब ये है कि ये ट्रांजैक्शंस में भी चांसेस फॉल्स चांसेस हो सकते हैं और इसीलिए कहा जाता है कि ये दिस इज़ फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस. मींस किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए. ईच ट्रांजैक्शन इज सपोर्टेड बाय वेरिफिकेबल डॉक्यूमेंट्स एंड वाउचर्स सच एज मेमोज, इनवॉइसेस, सेल्स बिल, पेन स्लिप. ये जितने भी टर्म्स हैं आपको 7th चैप्टर में आपको पढ़ाए जाएंगे. तो ये है आपका ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट. ठीक, तो ये सारे कॉन्सेप्ट आप एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा. जो भी प्रॉब्लम होगी वो हम नेक्स्ट टाइम आपका सॉर्ट आउट कर देंगे. थैंक यू.